हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज जो है मैं इस कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर का एंड कर दूं। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था, जो कंप्लीट इक्विलिब्रियम, उसके बाद रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम, देन जो आपका क्या बोलते हैं रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे न्यूमेरिकल भी कर दिया था। आज कुछ स्पेशल थोड़ा ऐड ऑन कर लेते हैं। वो ऐड ऑन मैं कैसे करता हूँ, देखो थोड़ी सी चीज़ मैं अगर बात करूँ कि मैं बात करूँ न्यूक्लियर रिएक्शन की। याद करो मैंने थोड़ा सा बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था, क्योंकि थियरी से कुछ खास काम तो होने वाला है नहीं, ये इजी चीजें। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है पता है बच्चों? न्यूक्लियर रिएक्शन में, वेट फॉर अ मोमेंट, न्यूक्लियर रिएक्शन में एक न्यूक्लियस जो होता है, समझो एक न्यूक्लियस जो होता है कन्वर्ट टू सेकेंड न्यूक्लियस, सेकेंड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर। यानी इसमें जो होते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्शन में, एक्चुअली इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं ना प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता किस में जल्दी बता दो बच्चों? न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं कोई केमिकल रिएक्शन की, समझना इस चीज को, केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो मैं केमिकल रिएक्शन में क्या देखता हूं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में आउटर मोस्ट, जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और नया कंपाउंड बनता है। जैसे मैं बात करूं Na+Cl2, याद करो तो इससे क्या बनता था? 2NaCl। और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके देखूं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, अगर ड्रॉपर वाले बच्चे हो तो इजीली समझ में आ जाएगा कि Na क्या बनता है? Na+ इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl2 क्या करता है? Cl- बनता है। तो ये दोनों Na+ और Cl- मिलके क्या बनते हैं? NaCl बनते हैं। यानी जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसमें मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी न्यूक्लियस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। यानी जो केमिकल रिएक्शन में है उसमें नो न्यू एलिमेंट फॉर्म, यानी एलिमेंट फॉर्म नहीं होते, नो न्यू एलिमेंट फॉर्म। लेकिन जब मैं न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करूं तो कंप्लीट न्यूक्लियस ही कन्वर्ट हो जाता है दूसरे न्यूक्लियस में। अगर न्यूक्लियस कन्वर्ट हुआ तो नया एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है बच्चों। कोई भी ले लो, अगर मैं लिख लेता हूं 238 यूरेनियम, ठीक है, सॉरी 92 यूरेनियम, अगर इसका अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो ये बेरियम बन जाता है, क्रिप्टन बन जाता है, और फिर से कुछ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन भी निकल सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। +142 96 कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो आप देख रहे हो यहां पे बच्चों कि यूरेनियम किस में चेंज हो गया, जल्दी से बता दो। यूरेनियम चेंज हो गया भैया आपका बेरियम और क्रिप्टन में। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं, ऐसी बात नहीं है किसी एक ही रिएक्शन है, बहुत सारे आप रिएक्शन देखोगे। जैसे अगर बेरिलियम की मैं बात करूं, 49 बेरिलियम, अगर अल्फा पार्टिकल से इस पर अटैक करा दो यानी 4TH, तो ये आपका बन जाएगा आपका कार्बन 6 एंड 12 एंड 10 N। ये देखो क्या हुआ, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो गया, यानी कंप्लीट न्यू एलिमेंट, न्यू थिंग्स का आपका क्या हो जाए? फॉर्मेशन हो जाए। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन एंड दिस वन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अच्छा, न्यूक्लियर जिस तरह से केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जानते हो ना, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी लेफ्ट साइड में जितने एटम होंगे उतने एटम राइट साइड में भी होंगे, ये तो जानते हो, मोल्स के टर्म्स में भी हम देख सकते हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना बच्चों, उसमें हम एक्चुअली पता क्या बैलेंस करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बैलेंस करते हैं। कहते हैं कि ये चलता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बैलेंसिंग पे। देखो इसको कैसे बैलेंस कर देते हैं, सपोज करो, देखो कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर 9 + 4 13, ये देखो 12 + 1 13, 4 + 2 6, 6 + 6, 6 + 0 6। देखा ये बैलेंस हो गया। जैसे देखो 238 है, 92 है, अब देखो कितना हो गया। अब आराम से इसको देख लो, 56, ठीक है, एंड 141। अब यहां पे एक चीज है, अगर मैं यहां पे लिख दूं 3, ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा। अब आप ऐड करके देखो आराम से, 56 + 36 कितना होता है जल्दी बता दो? 92 आ गया। 238 यहां होना चाहिए, तो इन दोनों का ऐड करके देखो तो 141 + 3,
ठीक है, 141 प्लस 3 और 96, यानी क्या हो जाएगा 314, 4 और 6 10, ओके, 9 4 13, 13 1 14 एंड 2 4 0। देखो यहाँ पे 2 4 0 आ गया, यानी 2 ज्यादा है, यानी जब यहाँ पे 3 लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 94। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? एक बार और ऐड करके देखो, 94 4 3 7, एक मिनट, अब यहाँ पे 3 लगा, 4 3 7 1 8। क्लियर टू यू? तो इस तरीके से बैलेंस हम करते हैं। और अगर सिर्फ यहाँ पे एक ही न्यूट्रॉन लिखो तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 96। चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, आपके रिएक्शन आगे जाके प्रोसीड हो जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। और एक चीज बता दूं, न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो प्रेशर टेम्परेचर है उनका कोई इंफ्लुएंस नहीं होता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में इंफ्लुएंस होता है बच्चों। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग कर लो, बहुत आसान होता है। ऐसे दे दिए होते हैं और बोलते हैं, मैंने याद करो, मैंने बहुत पहले जो मैं लेक्चर स्टार्ट किया था तब ऐसे बताए थे, बताओ इस जगह पे क्या फिलअप होगा, दैट इज द थिंग। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर न्यूक्लियर रिएक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो मैं इस तरफ मूव कर रहा हूं। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो है बच्चा न्यूक्लियर फिजन। इस चीज को याद रखना, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन, प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन, ये सब फिजिक्स में भी आप देखोगे, कोई नई चीज नहीं है। एंड फोर्थ वन इज, मैं बोलूं पार्टिकल पार्टिकल रिएक्शन, ये मोस्ट कॉमन दिखता है आपको, पार्टिकल पार्टिकल रिएक्शन। उसके बाद आपको दिखता है दैट इज स्पेलिशन रिएक्शन, क्लियर? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको दिखेंगे। अब जैसे न्यूक्लियर फिजन की मैं बात करूं, तो न्यूक्लियर फिजन एक्चुअली क्या होता है पता है? एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो है ना, वो बिगर न्यूक्लियस, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में अगर ब्रेक डाउन हो जाए और इस ड्यूरिंग अगर एनर्जी जनरेट हो तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। क्या कोई फिजन मतलब टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। जैसे अगर मैं ले लूं यूरेनियम, यूरेनियम जब एक बिगर न्यूक्लियस टूट के बेरियम और क्रिप्टन दे दे और साथ में न्यूट्रॉन भी रिलीज हो जाए, तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस किस में टूट गया? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। कहीं पर भी देख लो। और इसका सबसे पता बेस्ट एग्जांपल क्या है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का बच्चों? एटम बम। एटम बॉम्ब जो है ना, ये कंट्रोल्ड नहीं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है, याद रखना। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन है, जिसके चलते धमाका लगातार होता है। और इसमें क्या पता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, याद रखना। न्यूक्लियर रिएक्शन इतना डेंजरस होता है क्योंकि एक से टूटा फिर ये टूटा लगातार, क्योंकि जब एक यूरेनियम को एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ हम टकराते हैं ना, याद रखना, तो तीन, मैंने बैलेंसिंग अलग अलग बताई है, सबका अलग अलग बताया है। अब जैसे एक यूरेनियम को अगर तुम एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ अटैक करो तो 3 और निकलते हैं, ये 3 और आगे निकलेंगे, यानी 9। यानी जब एटम बम गिरता है तो उस समय उतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो और पावरफुल हो जाता है, क्योंकि 3 से 9, 9 से 27 सो ऑन। और ये जब अनकंट्रोल हो जाता है एटम बम बनता है। लेकिन अगर इसको कंट्रोल कर दो, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर अगर फिजन हो, याद रखना, तो कंट्रोल अगर न्यूक्लियर फिजन हो तो इसका यूज होता है बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जिससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, बहुत। यूरेनियम का यूज करते हैं। देखो, किसी भी चीज को हम नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी। अगर पॉजिटिव में यूज किए तो देखो बिजली मिलेगी, बहुत तरक्की होगी। नेगेटिव में यूज करो तो दुनिया खत्म हो जाएगी। एटम बम अनकंट्रोल्ड है, समझ में आया क्या बोला? एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से अटैक कराया तो 3 निकला, 3 से 9, 9 से 27 और धमाका पे धमाका होता है। आप जानते हो हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा था। आज भी
वहां पे बच्चे फिजिकली और मेंटली चैलेंज पैदा होते हैं। सोचो कितना खतरनाक है रेडियो एक्टिव। भोपाल गैस ट्रेजेडी आप जानते ही हो, रिसेंटली इंडिया में जो हुआ था, ये इसी अनकंट्रोल, और मतलब उसको कंट्रोल नहीं, अनकंट्रोल इन द सेंस जो गैस लीक हो गया, और ये न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा हुआ था। तो ये बड़ा डेंजरस होता है। तो न्यूक्लियर फिजन एक सिंपल इसे समझो कि एक बिगर अगर स्मॉलर न्यूक्लियस में टूट जाए और इसमें काफी एनर्जी निकले तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। बार बार मैं कहता हूं ये रिएक्शन से कंफ्यूज मत होना, ये तो मैंने अपने मन से बताया। यहां 3 लगा दो तो 1 न्यूट्रॉन और लगा दो, यहां बैलेंस कर दो, अलग आइसोटोप बनेगा। आ गया समझ में? तो ये अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग। कि सर आपने यहां 1 ही न्यूट्रॉन लिखा और यहां पे 3 लिख के बैठे हो। अरे भैया मैंने एग्जांपल में समझाया है, बैलेंसिंग 3 भी लिख सकते हो, यहां पे बदल जाएगा क्योंकि मैंने बताया नीचे के सबके सम सेम, ऊपर में सबके सम सब सेम, और यहां पे 1 न्यूट्रॉन तुम लगा सकते हो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी वीडियो देखते वक्त आप अपना कंफ्यूजन पूछ नहीं सकते, क्योंकि मैं वर्चुअली प्रेजेंट हूंगा, फिजिकली तो प्रेजेंट होऊंगा नहीं, तब आप किससे पूछोगे? इसलिए मैं अपने आप को खुद स्टूडेंट समझ के पूछता हूं। ये एक जस्ट एग्जांपल सेट किया और ये एक नॉर्मल जो एक्चुअल होता है वो मैंने आपको बता दिया, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में जनरली आप बुक में देखते हो। अब अगर आपसे पूछे कि भैया न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, तो भैया इज सो सिंपल। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियस जो हैं, जो स्मॉलर न्यूक्लियस हैं, जैसे मैं बात करूं 2,1H एंड 2,1H, ये बना दिया 4,2 हीलियम और एनर्जी निकल गई। तो न्यूक्लियर फिजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस एक हेवी न्यूक्लियस में बदल सकते हैं। ठीक है, देखो तो हाइड्रोजन से बड़ा हीलियम होता है और इस ड्यूरिंग जो एनर्जी निकलती है वो पूरा प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। याद रखना सन की जो एनर्जी होती है ना, सन में जो है, सन में हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होते हैं, तो सन की एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फिजन है, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन है। और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से पता है क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है। और हाइड्रोजन बॉम्ब पता है रिएक्टर एटम बम से भी डेंजरस होता है। पता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए आपको पहले एटम बम फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जो फ्यूजन है, फिर से बता रहा हूं, फ्यूजन और फ्यूजन में कभी कभी मैं भी बोलते वक्त लड़खड़ा जाता हूं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमेशा हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करता है, याद रखना। और हाई टेम्परेचर तभी आएगा जब अब एटम बम फोड़ दो, तब उससे टेम्परेचर जनरेट होगा और उसी टेम्परेचर पे फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट होगा और हाइड्रोजन बम उस समय फट सकता है। क्लियर टू यू? फिर से बता दूं, फ्यूजन में ब्रेक होते हैं, फ्यूजन में ऐड होते हैं। चलो अब आता है प्रोजेक्टाइल कैप्चर। इसमें क्या होता है भैया कि ऐसे रिएक्शन जिसमें जो है ना एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाए और इस ड्यूरिंग गामा रेडिएशन निकले और ना भी निकले, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल समझते हो ना, जैसे न्यूट्रॉन मूवमेंट करते हैं। जैसे मैं लिख लूं यूरेनियम 23892U, इसमें यूरेनियम से हमने अटैक करा दिया तो बन गया 23992U और साथ में निकल गया आपका गामा रेडिएशन। तुम बोलोगे सर इस बार तो अलग रिएक्शन हो, रिएक्शन तो बदलता रहता है और आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा न्यूक्लियस बनाना चाहते हो। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? गामा रेडिएशन निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल कैप्चर रिएक्शन। अब आपसे पूछा जाए पार्टिकल पार्टिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इसमें सीधा सीधा पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मैं लिखूं 2311 सोडियम, इसको मैंने अटैक करा दिया भैया, क्या बोलूं मैं, 11H से अटैक करा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो इससे बन गया आपका 2312 Mg एंड प्लस 10N, यानी जिसमें पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, दैट इज नोन एज पार्टिकल पार्टिकल रिएक्शन। स्पेलेशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें काफी इनॉर्म हाई मूविंग पार्टिकल से अटैक कराया जाता है जिसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, और तब जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेलेशन रिएक्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों? नहीं, ये छोटी छोटी चीज हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आपको जानना चाहिए। अच्छा, अब आपका बात आता है, मैं इसको रब कर देता हूं बच्चों। अब आपका बात आता है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, नया टॉपिक है आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अगर आपसे कोई पूछे आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है, देखो आपको पता रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने ही अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं, लेकिन अगर आर्टिफिशियली अगर एक स्टेबल न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में चेंज हो जाए, दैट इज नोन एज
आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम आर्टिफिशियल मींस के थ्रू एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस में चेंज कर सकते हैं, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। जैसे अभी मैंने बताया 94 बेरिलियम को जब हम अल्फा पार्टिकल से अटैक कराएंगे, अल्फा पार्टिकल क्या होता है जल्दी बता दो बच्चों, अल्फा पार्टिकल होते हैं क्या, हीलियम प्लस प्लस आयन। जब अटैक कराएंगे तो ये बनेगा 612, ये 612C कार्बन, और साथ में क्या निकल गया, एक न्यूट्रॉन निकल गया। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियली जब करो, क्योंकि आपको पता है स्टेबल है, लेकिन हम आर्टिफिशियली अल्फा पार्टिकल से अटैक कराएं तो एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से ही क्या दिखता है आपको, ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकता है, न्यूक्लियर फिजन हो सकता है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, सेम चीज तो होती है, आर्टिफिशियल वेट रेडियो एक्टिविटी। अगर कोई पूछे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, तो भैया आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एक स्टेबल न्यूक्लियस, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, रेडियो एक्टिव कंपोनेंट में चेंज होता है। जैसे मैं लिख लूं 2713 एल्युमिनियम, अगर इसको तुमने आर्टिफिशियल मींस के थ्रू जैसे अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल से अटैक कराया तो ये बन गया भैया सिलिकॉन में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब सिलिकॉन का ये कौन सा आइसोटोप्स हो जाएगा, जिसका सपोज करो 14 है और मास नंबर 30 है। तो एक स्टेबल न्यूक्लियस को रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में चेंज कर देना बाय आर्टिफिशियल मीन इज नोन एज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, आ गया समझ में, आ गया समझ में बच्चों। ये हो गया आपका आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। चलो अब नई चीज़ों पे हम जाते हैं। नई चीज़ क्या है उस चीज़ को समझो। अब आपसे पूछा जाए कि भैया न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। ये सब बिल्कुल थियोरी है, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझ में आना चाहिए। देखो क्या है, सपोज करो चेन रिएक्शन क्या है, देखो सपोज करो ये एक यूरेनियम है, ठीक है। यूरेनियम मैं मान लेता हूँ 238 या 235 जो भी मन करे, जनरली यूरेनियम जो है ना आपका 235 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इन्हीं दोनों में से एक लिया जाता है। चलो अब जब इसमें मैंने एक स्लो मूविंग एक न्यूट्रॉन से अटैक किया, समझना, अब जब ये न्यूट्रॉन से अटैक किया ना बच्चों, तो ये आपको बन गया बेरियम और ये आपको बन गया क्रिप्टन, यानी ये Ba और ये बढ़ गया Kr, और साथ में क्या निकल गए, मैंने बताया था 3 और न्यूट्रॉन निकल गए, ये निकल गए। अब देखो ये 3 न्यूट्रॉन नए निकल गए। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या किया, फिर से यूरेनियम पे अटैक किया, बिल्कुल यूरेनियम के आइसोटोप्स पे, ये भी यूरेनियम के आइसोटोप पे अटैक किया और ये भी अटैक किया। फिर से जब ये इस पे अटैक किया, ये भी यूरेनियम, ये भी यूरेनियम और ये भी यूरेनियम, फिर से क्या आपका प्रोडक्ट बन गया बेरियम और साथ में क्या बन गया क्रिप्टन, मैं लिख दूं Ba एंड Kr। फिर से इस न्यूट्रॉन ने अटैक किया तो फिर से क्या बन गया Ba और क्या बन गया जल्दी बता दो Kr। फिर से अटैक किया, क्या बन गया Ba और क्या बन गया बच्चों Kr। अब देखो फिर अटैक किया तो अब इसमें कितने न्यूट्रॉन फिर से निकले सर, 1 2 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। फिर से इस पे अटैक किया, 1 2 और 3 न्यूट्रॉन और निकल गए, और इस पे भी 1 2 और ये 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। अब देखो 1 से स्टार्ट किया था 3 निकले, 3 से क्या 9 सो ऑन, यानी बार बार ये होता चला जाए, उसी को बोलते हैं चेन रिएक्शन। ये सब अपने क्लास 9th 10th में भी पढ़े हुए हो, तो इस पे कुछ क्वेश्चन जेई में नहीं आते। आई एम टीचिंग यू जेई नॉट सीबीएसई बच्चों, ठीक है। जो मैं आपको कंपटीशन जेई नीट की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस जगह पे फास्ट हो जा रहा हूं, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब इसी को अगर अनकंट्रोल कर दो तो एटम बम, इसी को कंट्रोल कर दो तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा। एटम बम में जो ये न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, इसको बोलते हैं निकल तुझे जितना निकलना है, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर बोलता है रुक, ये जो 1 से 3 निकला ना, 2 को ये खा लेता है, फिर से 1 से, फिर 1 से 1 ही 3 निकलता, फिर 2 को खा, यानी हर एक प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा 2 न्यूट्रॉन है ना उसको चबा जाता है। चबाना समझते हो ना बच्चों, कुछ ऐसे चीजें होती है जो उसको
एब्जॉर्ब कर लेता है, अपना साइंटिफिक टर्म में दे एब्जॉर्ब दिस वन, और इसी से बनता है न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे पावर जनरेशन होता है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? चेन रिएक्शन आ गया, चेन रिएक्शन कंट्रोल होते हैं, अनकंट्रोल का डेंजरस एग्जांपल होता है एटम बम, धमाके के साथ दुनिया खत्म, और कंट्रोल का बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होती है। तो मैं बात करूं भैया न्यूक्लियर फ्यूल्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स तो आप जानते हो क्या होता है भैया, यूरेनियम 235 238 लेते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल्स में, पीओ भी लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे भैया न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर फ्यूल्स का, यूरेनियम का यूज करते हैं, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जनरली आपसे थियरी में तो नहीं पूछेंगे, इसमें सिंपल सा पूछा जाता है पार्ट बाय पार्ट। भैया इसमें पहला क्या यूज होता है, फ्यूल्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल्स होता है वो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, यूरेनियम लेते हैं। एक मिनट, न्यूक्लियर फ्यूल्स में जनरली हम लोग यू या पीओ ले लेते हैं, यही तो दोनों चीजें लेते हैं, जनरली यूरेनियम ही लेते हैं। दूसरा आता है भैया मॉडरेटर। अच्छा मॉडरेटर क्या होता है? मॉडरेटर पता है क्या करता है, मैं आपको बता रहा हूं। मॉडरेटर बोलता है भैया न्यूट्रॉन तो बहुत तेज गति से आता है, आपको पता है जो ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड को स्लो डाउन करता है ये मॉडरेटर, याद रखना। व्हाट इज द रोल ऑफ अ मॉडरेटर? वी स्लोज डाउन द, फिजिक्स में बहुत इलाबोरेट करके आपको सर जी पढ़ाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, तो फिर भी मैं बताऊं मॉडरेटर क्या होता है, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड को क्या करता है, कम करता है, स्लो डाउन करता है। जनरली हेवी वाटर का भी यूज करते हैं, जनरली ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं। आज नाउ अ डेज, आज के दिनों में हेवी वाटर दिखता है, हेवी वाटर यूज, लेकिन ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं, वाटर भी यूज कर सकते हैं, और हीलियम भी यूज कर सकते हैं। बच्चों ऐसी कोई बात नहीं कि सिर्फ हेवी वाटर यूज करो, क्या कोई प्रॉब्लम है? मॉडरेटर का रोल समझ में आ गया? यस। थर्ड नंबर में आता है भैया कंट्रोल रॉड। अच्छा कंट्रोल रॉड क्या होता है जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया एक न्यूट्रॉन से अटैक किया तो कितने निकले, 3, लेकिन 3 में से 2 को क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले, वही काम करता है। जनरली जानते हो क्या होता है, बोरोन और कैडमियम, ये रॉड यूज करते हैं जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, खा जाते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं बच्चों। उसके बाद होता है कूलेंट। कूलेंट समझते हो, इतनी एनर्जी यूज होती है, इतनी एनर्जी निकलती है, उसको ठंडा करे रिएक्टर को, इसके लिए लिक्विड सोडियम या पोटेशियम का यूज किया जाता है, लिक्विड सोडियम पोटेशियम एलॉय का यूज किया जाता है, याद रखना। ये जो चीजें हैं ये न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट हैं, और अगर ऐसे प्रोसेस को आगे बढ़ो तो रिएक्शन आपका आगे बढ़ता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये बेस्ट एग्जांपल है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन का, इस चीज को याद रखना। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है बच्चा? नहीं सर, ये सब तो बहुत इजी चीजें हैं। क्या अब देखो इसमें क्या बताया मैंने, ये चीजें, ये मॉडरेटर पूछा जाता है और कूलेंट रॉड पूछा जाता है, बाकी कुछ भी थ्योरीज में और ऐसा कुछ भी नहीं पूछते। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। एक और टॉपिक मैं यूज करता हूं, ये भी न्यूक्लियर रिएक्शन के टाइप में आता है, पेयर प्रोडक्शन। ये एक्चुअली क्या होता है पता है, मास एनर्जी जो इक्विवेलेंट है ना उसको बेस्ट बताता है। क्या होता है जानते हो? देखो एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल, और दूसरा एंटी पार्टिकल, दोनों एनेलिंग प्रोसेस होंगे, और एनेलिंग प्रोसेस में ये गामा रेडिएशन निकाल दे। जैसे फोटोन, फोटोन क्या गामा रेडिएशन के पार्ट में तो आता है, क्योंकि गामा का भी तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, एनर्जी और मास के बीच में जो ना कंप्लीट आपको रिएक्शन दिखता है, कंप्लीट रिलेशन दिखता है। ये कंप्लीटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे रिलेट करता है। पार्टिकल किस में चेंज हो गया, फोटोन में, रेडिएशन में। गामा रेडिएशन, रेडिएशन क्या एनर्जी है, तो पार्टिकल क्या है, मास है, मास एनर्जी रिलेशन को ये सबसे बेस्ट बताता है, दैट इज द पेयर प्रोडक्शन। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? अच्छे से आ गया। जो मेरा एक्चुअली मैं इतना फास्ट क्यों हूं, जो मेरा टारगेट है न्यूमेरिकल पे अटैक करना, जो कि जनरली मैं करता हूं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो भैया कार्बन डेटिंग वगैरह क्या होता है, एज ऑफ अर्थ कैसे निकालते हैं, उस चीजों पे हमारा बेसिक कमांड होना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। तो पूछे भैया रेडियो एक्टिविटी का एप्लीकेशन क्या है, तो सर जी रेडियो एक्टिविटी का एप्लीकेशन तो बहुत आसान है। क्या है, एज ऑफ द अर्थ निकालो।
कार्बन डेटिंग मेथड होता है, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? रॉक्स का एज निकालने में यूज होता है, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स वगैरह के एज निकालने के लिए आपका यूज होता है। जो बेसिकली है वो एप्लीकेशन देखो क्या है, पहला एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जो एप्लीकेशन है वो रेडियो एक्टिविटी का, वो समझना बच्चों क्या होता है। पहला क्या बोला मैंने? एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ कैसे ढूंढते हैं? कार्बन डेटिंग यूरेनियम डेटिंग मेथड है। कोई भी रॉक ले लो यूरेनियम, जिसमें आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? यूरेनियम, और एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? पीबी, लेड, ये तो जानते हो ना। चलो इसमें क्या ले लिया, देखो N इज इक्वल टू आपको लेना है भैया यूरेनियम 238, कोई प्रॉब्लम वाली बात है। और N0 इज इक्वल टू आपको पता है उसमें यूरेनियम रॉक में पीबी भी होंगे, 238U प्लस 206 पीबी, ये हो जाएगा। अब आपको पता है किसी भी चीज में जो आपको डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो क्या लिखेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग n अपॉन n, N0 अपॉन n। क्या हम अपन लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, बहुत। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है जल्दी बता दो? 0.693 अपॉन टी हाफ लिख सकते हैं क्या? इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, अब जल्दी बता दो N0 के जगह क्या लिखेंगे? 238U प्लस 206 पीबी एंड डिवाइडेड बाय 238U। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। क्या लिखा मैंने? 238U प्लस 206 पीबी डिवाइडेड बाय 238U। चलो अब देखो लेमडा या तो ये लिखो या तो अलग से लिख लो, या सीधा लेमडा पे ही काम चला सकते हो। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। वेट फॉर अ मोमेंट। 2.303 अपॉन टी लॉग, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 238U डिवाइडेड बाय 238U प्लस 206 पीबी डिवाइडेड बाय 238U। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, दोनों से डिवाइड हो गया। अब क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 1 प्लस 206 पीबी अपॉन 238U। याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल बनेगा। बार बार कहता हूं, एज ऑफ द अर्थ निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? यूरेनियम डेटिंग मेथड। यूरेनियम में आपको पता है यूरेनियम 238 और साथ में उसमें लेड भी होता है, एंड प्रोडक्ट। याद करो मैंने बताया था यूरेनियम सीरीज, थोरियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज। तो उस तरीके से मैंने N0 बोल दिया कि यूरेनियम रॉक में ये दोनों चीजें हैं। और बचा कितना? n की वैल्यू आप पुट कर दी, तो इससे एज ऑफ द अर्थ, इस पे न्यूमेरिकल आता बच्चा। या तो 0.693 अपॉन टी हाफ लिखो या सीधा लेमडा लिख दो। दिख रहा है आपको? ये सीधा लेमडा लिख दो, यू विल गेट द आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। मैं इसको कहीं कोने में लिख दूं क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आपका काम में आएगा। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं बच्चों, और जो आउटपुट होता है ना वो मैं आउटपुट यहां पे लिख देता हूं, ताकि मैं इस बोर्ड के इस पार्ट का यूज करके कुछ और क्वेश्चंस आपके करा दूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? पहले लेमडा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, एज ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस 206 पीबी अपॉन 238U। क्या कोई प्रॉब्लम? और लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है? 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 1 प्लस 206 पीबी डिवाइडेड बाय 238U। ये चीज याद रखना। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? इस पे आपका एज ऑफ द अर्थ निकल जाएगा। दूसरा क्या होता है? कार्बन डेटिंग। फॉसिल फ्यूल का एज ढूंढते हैं ना, वो दूसरा मेथड। इसमें भी तो रेडियो एक्टिव डीके ही देखते हैं। कार्बन का कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं? C14। तो जो नेक्स्ट वो हो गया बच्चों, वो है आपका कार्बन डेटिंग मेथड। कौन सा मेथड है? कार्बन डेटिंग मेथड। इसमें फॉसिल फ्यूल्स का देखते हैं, C14 एंड C12 का रेशियो देखते हैं। C14 एंड C12
क्लियर? इसका फॉर्मूला वही होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन, याद रखना। अब एन नॉट क्या होता है? रेशियो ऑफ C14 एंड C12 इन द ग्रीन प्लांट, एंड एन मतलब रेशियो ऑफ 14C एंड 12C इन वुड, या कोई भी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एन नॉट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ 14C एंड 1412, ऐसा है ना? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो घबराने की कोई बात नहीं है। इसको हम लोग लिख सकते हैं रेशियो ऑफ C14 डिवाइडेड बाय C12 इन ग्रीन प्लांट और एटमोस्फेयर, या नॉट है। चलो, और n इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, अरे रेशियो तो यही होता है, इसमें मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया, डायरेक्ट भी लिख सकता था, दैट इज C14 अपॉन C12 इन वुड, जो भी आपके रॉक्स होंगे उसके लिए। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? क्वेश्चन में ये दिया होगा, आप उसका यूज कर सकते हो। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। उसके बाद आता है पोटेशियम आर्गन मेथड। बच्चों, पोटेशियम आर्गन मेथड किसके लिए यूज होता है? रॉक्स के लिए यूज होता है, रॉक्स का एज ढूंढने के लिए यूज होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे आपके कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एक आध दो न्यूमेरिकल्स कर देते हैं। देखो कितना न्यूमेरिकल्स मैं कर पाता हूं, क्योंकि समय ज्यादा तो नहीं बचा है, बट मैं जल्दी से न्यूमेरिकल करने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है बच्चा, दिया हुआ है अ सैंपल ऑफ यूरेनियम, यू मिनरल, समझना, अ सैंपल ऑफ यू मिनरल was found to contain yes 206 Pb and 238U, ओके, इन द रेशियो, समझना बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन द रेशियो ऑफ 0.008 tends to 1, estimate the age of the mineral, estimate the age of the mineral। बहुत अच्छी बात है, मिनरल का एज बताओ। और क्वेश्चन में दिया हुआ है टी हाफ ऑफ यूरेनियम 238 इक्वल टू दिया हुआ है 4.51 इंटू 10 टू दी पावर 9 ईयर्स। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? 206 पीबी एंड 238 यू। तो आपको पता है इनका रेशियो क्या है, जल्दी बता दो। 206 पीबी टेंस टू 238 यू। इसी को मैं अपने तरीके से लिख सकता हूं क्या? अरे सर, पेन भी आपका, क्वेश्चंस भी आपके, आप अपने तरीके से क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिखो। चलो, यानी क्वेश्चन में कहा है 206 पीबी डिवाइडेड बाय 238 यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.008 अपॉन 1। ये मास रेशियो है। यस, इस मास रेशियो को मोल रेशियो में कैसे चेंज करेंगे? 208 पीबी अपॉन 238 यू इज इक्वल टू 0.008 अपॉन पीबी का कितना होता है? 206 टेंस टू 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 238। इसका हो जाएगा आई होप सो 0092 टेंस टू 1, यही होना चाहिए आई होप सो। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। सॉल्व तुम इजीली कर सकते हो। अब बताओ फॉर्मूला में क्या लगाएंगे, क्या लगाना है, जल्दी से बता दो। एज निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, वहां लिखा हुआ है 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 1 प्लस 206 पीबी अपॉन 238 यू। चलो 206 पीबी कितना है? 0.0092। सॉल्व करके डाल सकते हो। चलो लिखो। चलो मैं थोड़ा इस तरफ आ जाता हूं बच्चों, है ना, इस जगह को मैं थोड़ा यूज कर लेता हूं। लिखता हूं मैं 0.693। अच्छा, टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? देखो 4.51 इंटू 10 टू दी पावर 9, ओके। 2.303 अपॉन टी लॉग 1 प्लस, अच्छा यहाँ क्या लिखोगे? 0.0092 लिखोगे,
लिखोगे ना, क्योंकि देखो इनका रेशियो दिया हुआ है ना 0.0092, यानी मैं यहां पर ही बता दूं इस पूरे की वैल्यू होती है 0.0092, तो 1 प्लस 0.0092, क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? सारा डेटा मैंने दे दिया एग्जाम में, log 1 प्लस 0092 ऐड करके उसकी वैल्यू दी हुई होगी। यू कैन इजीली सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। चलो समय बिना बर्बाद किए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन बन जाए तो और भी अच्छी बात है। तो व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकेंड जल्दी से मैं लिख लेता हूं क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। अ पीस ऑफ वुड was found to have 14C 12C रेशियो, समझना 12C रेशियो 0.6 times that in a living plant. Okay, that in a living plant. Calculate the period when the plant die. Calculate the period when the plant died. चलो अब इसमें दिया हुआ है आपका हाफ लाइफ ऑफ 14C दिया हुआ है 5760 ईयर्स। चलो जल्दी से बनाओ, कितना टाइम है मेरे पास और? चलो 5 मिनट है क्या? अच्छा ठीक है, 2-3 मिनट मुझे और दे दीजिए प्लीज। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को समझो। पीस ऑफ वुड वाज फाइंड टू, अच्छा रेशियो दिया हुआ है। अच्छा भैया n इज इक्वल टू दिया हुआ है, n मतलब क्या? 14C डिवाइडेड बाय 12C, इस बार 0.6 दिया हुआ है, टाइम्स ज्यादा है तो n नॉट कितना है? 1 मान लिया। ठीक है, चलो फॉर्मूला लगा दो। लेमडा इज इक्वल टू क्या? हाफ लाइफ पीरियड दिया है ना, तो लगाओ 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, उसके बाद क्या लगाओगे जल्दी बता दो? n नॉट अपॉन n। बहुत अच्छी बात है, क्या मैं पुट कर सकता हूं? यस, 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है? 5760 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग n नॉट की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0.6 टाइम। क्या सॉल्व कर सकते हो? यस सर, इजीली सॉल्व कर लो। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन रब कर देता हूं मैं, एक क्वेश्चन बस। चलो इस क्वेश्चन को हम जल्दी से नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 समझ लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या, ये आप खुद कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ वुडन आर्टिफैक्ट सैंपल gave activity of 32 beta particles per second, याद रखना 32 beta particle per second while the freshly cut wood gave activity of 64 beta particle per second, याद रखना बीटा पार्टिकल पर सेकेंड। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? पर सेकेंड इन गीजर मुलर काउंटर, GM काउंटर, कोई दिक्कत वाली बात है? पूछता है कैलकुलेट द एज ऑफ वुडन एयरक्राफ्ट, कैलकुलेट द एज ऑफ वुडन आर्टिफैक्ट। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ये क्वेश्चन है, फाइनली मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं। चलो क्या दिया हुआ है इसमें? 32 बीटा पार्टिकल पर सेकेंड, यानी इस बार पता है n की वैल्यू दी हुई है 32 और n नॉट की वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है 64। n नॉट ये मैं बताना चाहता हूं, तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा मास ही दिया रहे, ये भी दिया रहता है। अब फॉर्मूला तो सबको पता है सर जी, फॉर्मूला तो बहुत आसान है, तो भैया फॉर्मूला में आप आराम से लिख लो। क्या लिखोगे सर? 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल टू
आपका दिया हुआ है 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन नॉट के जगह क्या लिखोगे 64 डिवाइडेड बाय 32। आगे आप सॉल्व कर सकते हो। क्या टी हाफ की वैल्यू दी हुई है? यस, टी हाफ दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 5760 ईयर्स। तो यहां पे पुट कर दो 0.693 5760 इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 2। चलो सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको कंप्लीटली बता दी। मैंने इसको बहुत ज्यादा इलांगेट नहीं किया है, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में आपको सारी चीजें डेटा मैंने प्रोवाइड कर दी। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास में इसकी पीपीटी सॉल्व कराऊंगा तो और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं इंट्रोड्यूस कर लूंगा। क्लियर टू यू? सो समय आ चुका है इस चैप्टर से और आपसे विदा लेने का। नेक्स्ट चैप्टर मेरा पीरियोडिक टेबल होगा। थैंक यू सो मच।